बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग नम्स पेपर 2023 का जो सेकंड पार्ट है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। द क्रैकिंग मेथड दैट इज़ यूज टू obtain द बेटर क्वालिटी गैसोलीन। बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन है वो कैटालिटिक क्रैकिंग है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपसे बेटर क्वालिटी गैसोलीन के बारे में भी पूछ सकता है। और साथ ही साथ बच्चे, अगर वो आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि द क्रैकिंग मेथड दैट इज़ यूज टू obtain द गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, तो बच्चे तब भी आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कैटालिटिक क्रैकिंग ही बनना था। और कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर आप लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ एलुमिना एंड सिलिका। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 था कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेमली कि जो होमोसाइक्लिक है, होमो का मतलब होता है सेम और साइकिल का मतलब होता है रिंग, कि अगर रिंग एक जैसे आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो तो उनको हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो बच्चों, इसके आगे फर्दर दो टाइप्स थी, एक हमारे पास थी एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक हमारे पास होती हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होती हैं दैट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, जबकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास तीन या फिर तीन से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ जो है वो मिलती जुलती होती हैं। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग इन दोनों के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि एसिटोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बच्चे, अगर हम लोग बेंजीन की एसाइलेशन करवाते हैं, एसाइलेशन मीन मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पर मौजूद जो एक हाइड्रोजन होता है वो इस CH3 C डबल बॉन्ड O एसाइल ग्रुप के साथ जो है वो सब्सिट्यूट हो जाता है। जब हाइड्रोजन एसाइल ग्रुप के साथ सब्सिट्यूट होगा तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी दैट विल बी एसिटोफिनॉन, के बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच हो जाए तो इसको हम लोग एसिटोफिनॉन का जो है वो नाम देते हैं। तो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो एसाइलेशन आ जाएगा। अगर आप लोग एल्काइलेशन करवाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होती है दैट इज़ नोन एज एल्काइल बेंजीन। अगर आप लोग हेलोजिनेशन करवाएंगे तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट हासिल होगी दैट विल बी हेलोबेंजीन। और अगर आप लोग नाइट्रेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होती है दैट इज़ नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन इज। बच्चे, मैं सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन अगर ड्रा करूँ तो तीन कार्बन आइटम्स हैं वो साइक्लो अल्केन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमने तीन कार्बन का एक साइकिल ड्रा किया, हर कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं, मज़ीद ये दो बॉन्ड बना सकता है तो उसके लिए हम लोग इसके साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। अब बच्चे, अगर आप लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसके अंदर तीन कार्बन है और छः इसके अंदर क्या मौजूद हैं, हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो C3H6 ये फॉलो करता है CnH2n को। तो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। और याद रखिएगा CnH2n इज़ आल्सो द जनरल फार्मूला फॉर मोनोइंस। ऐसी एल्कीन्स जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद हो उनका भी यही फार्मूला होता है। तो बच्चे, साइक्लो अल्केन्स एंड मोनोइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफ्रेंशिएट अल्कोहल फ्रॉम फिनॉल। बच्चे, अल्कोहल और फिनॉल को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने एक ऐसे टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि इन दोनों में से कोई एक क्लास शो करती होगी जबकि दूसरी क्लास है वो रिएक्शन शो नहीं करेगी। बच्चे, ल्यूकैस टेस्ट। ल्यूकैस टेस्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो बच्चे, ये आपके पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन अल्कोहल भी शो करती है, फिनॉल दोनों ही शो करते हैं। सिमिलरली नाइट्रेशन अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही शो कर सकती हैं, जबकि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो अल्कोहल्स शो कर सकती हैं बट फिनॉल कैन नॉट शो दिस रिएक्शन। तो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक। बच्चे देखें, सबसे पहले कि अगर आपके पास अल्कोहल है
और उस अल्कोहल का आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कार्बोकैटाइन जो है वो बनता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो कार्बोकैटाइन बनता है। अब कौन सा कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसी बिना के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सी अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो बच्चे अगर मैं तीनों कार्बोकैटाइंस ड्रा करूं, ये मैंने टर्शियरी कार्बोकैटाइन को ड्रा किया, इसके बाद हम लोग ड्रा करते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन को, और इसके बाद हम लोग ड्रा कर देते हैं यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटाइन को। सभी में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। बच्चे कार्बोकैटाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेबल उस वक्त होगी जब इसके ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो किसी न किसी तरह से स्टेबलाइज कर दिया जाए। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि जाहिर कर रहा है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, आप लोग किसी न किसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। अब ये कैसे दूर की जा सकती है? अब देखें, इस कार्बन के साथ है 3 मिथाइल ग्रुप्स, एंड मिथाइल ग्रुप्स हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप्स क्या करेंगे, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जो कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। जब तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को जाहिर कर रहा है ये कम हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो है ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है। बच्चे अगर टर्शियरी कार्बोकैटाइन के मुकाबले में आप लोग सेकेंडरी को देखें, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटाइन इसमें मिथाइल ग्रुप्स कम हैं। टर्शियरी में 3 मिथाइल ग्रुप्स थे जबकि सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन कम मिथाइल ग्रुप्स होने की वजह से ये उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाते। तो हम लोग बोलेंगे ये लेस स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटाइन। जबकि प्राइमरी की बात की जाए तो बच्चे प्राइमरी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या कह लें दिस वन इज़ द लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की टर्शियरी कार्बोकैटाइन वजह बनेगी कि हमारे पास जो है वो टर्शियल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लास्ट पे प्राइमरी अल्कोहल। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है कि CnH2NO इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ। बच्चे मैं आप लोगों के सामने ना सभी जितनी भी ऑप्शंस हैं इनका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ईथर CH3OCH3, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपलेस्ट देखूँ तो HCOOH, कीटोन्स सिंपल बात करें तो CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O और उसके साथ CH3, और कार्बोलिक एसिड तो फिनॉल को हम लोग बोलते हैं ना, तो फिनॉल C6H5OH आ जाएगा। तो C6H5OH तो CnH2NO को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको निकाल दें। बच्चे अगर ईथर को देखें तो इसमें 2 कार्बन है, 6 इसमें हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका जो जनरल फार्मूला होगा दैट विल बी CnH2n+2 और साथ में ऑक्सीजन। HCOOH, या मैं अगर मज़ीद इसको करूँ तो हम लोग कह सकते हैं CH3COOH। अगर 2 कार्बन को देखें तो बच्चे इसमें C2H4O2, मतलब हम लोग कहेंगे कि CnH2nO2 इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चे अगर कीटोन्स को देखें तो इसमें 3 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन इसमें 6 हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो CnH2nO इज़ द जनरल फार्मूला फॉर कीटोन्स। तो बच्चे यही हमारे पास जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बच्चे मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट लिखता हूँ। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है और टर्शियल अल्कोहल भी है। आप लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो कीटोन बनेगी, और कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास पॉपऑफ रूल के मुताबिक इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जबकि टर्शियल अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। बच्चे इस चार्ट के अंदर अगर आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करें तो दिस वन इज़ द ऑक्सीडेशन चार्ट, और अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो दिस वन इज़ द रिडक्शन चार्ट। बच्चे अब उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि आपने रिडक्शन करवानी है एल्डिहाइड और कीटोन की।
तो एल्डिहाइड और कीटोन की जब मैं रिडक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म द ईस्टर। तो बच्चे इस टैरिफिकेशन रिएक्शन में मशहूर ज़माना हमारे पास एक रिएक्शन है कि CH3COOH एसिटिक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास इथाइल एसीटेट की जो है वो फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर का मालिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज़ होता है। तो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। बच्चे मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस रिएक्शन के रिगार्डिंग याद रखिएगा कि अगर वो आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से ये कौन सा रिएक्शन है तो आप लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो आपसे पूछे अल्कोहल के लिहाज से कौन सा रिएक्शन है आप लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चे अगर वो स्पेसिफिकली ना पूछे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मेंशन ना करे बल्कि वैसे ही पूछे कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है तो तब भी आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूस। तो बच्चे ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्राइल्स की तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो फॉर्मेशन होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ सल्फर इन 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4। बच्चे स्टोइशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। याद रखिएगा जब भी स्टोइशियोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आए तो दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। अब एक तरफ आपके पास मास ऑफ H2SO4 है और एक तरफ आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पर मास ऑफ सल्फ़र मौजूद है। बच्चे अगर आपके पास हो 1 मोल H2SO4 जिसका मास होता है 98 ग्राम H2SO4 तो इसमें बच्चे जो सल्फ़र है एक सल्फ़र है जिसका मास होता है 32। अब वो कहते हैं अगर आपके पास 24.5 ग्राम H2SO4 है तो बताएं फिर ये कितना होगा। बच्चे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 24.5 इज़ इक्वल टू 98 इंटू एक्स। अगर आपने यहाँ से x को फाइंड आउट करना है तो 98 को दूसरी तरफ ले जाकर आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग 98 को इस तरफ ले आएँ तो ये 24.5 जो है ये 4 के साथ और 4 इंटू 8 तो बच्चे यहाँ पर जो आपके पास सल्फ़र का मास आएगा वो कितना आ जाएगा 8 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन N2 + 3H2 हाउ मैनी मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ N2। बच्चे एक तरफ N2 लिख लें और एक तरफ लिख लें NH3। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये कहती है कि अगर N2 का 1 मोल हो तो NH3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। अब कहते हैं अगर आपके पास 2.5 मोल्स ऑफ N2 हों तो ये कितना प्रोड्यूस होगा। बच्चे N2 1 है तो NH3 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब 2 गुना। तो 2.5 का 2 गुना जो है वो हमारे पास 5 मोल्स होंगे। आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 5 मोल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बच्चे ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जो बेसिक स्टेटमेंट थी। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। कहते हैं द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज़ 2। एल की वैल्यू है 2 देन द टोटल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। बच्चे वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालनी हो तो आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2l+1 के नाम से। अब l की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 × 2 + 1 4 + 1 5 आंसर आ जाएगा। अब बच्चे अगर वो आपसे पूछता कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं तो याद रखना है m की वैल्यूज़ -l से रेंज करती हैं +l तक इंक्लूडिंग द ज़ीरो। अब l की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे -2 फिर आप लोग लिखेंगे -1 फिर 0 फिर +1 और फिर हमारे पास आ जाएगा +2। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस ऑफ f ऑर्बिटल। बच्चे डायरेक्शंस भी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है। अब ऊपर वाली तर्ज का ही क्वेश्चन है। f ऑर्बिटल है तो f के लिए l की वैल्यू होती है 3। आपने डायरेक्शंस बतानी है। सेम यही फार्मूला इस्तेमाल करें 2l+1। तो बच्चे l की वैल्यू पुट कर दें 3 तो 2 × 3 6 + 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 लिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36
कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बेटा ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा। पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ पे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर सेकंड लास्ट पॉइंट के अंदर वो कहता है कि आपके पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिनमें से पहले 3 क्वांटम नंबर जो हैं वो आप लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन करते हैं, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन किया नहीं जा रहा होता। बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल। बच्चे डीजेनरेट ऑर्बिटल के साथ हुंड्स रूल डील करता है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल then the electrons are placed in these orbital separately with the same spin rather than putting the 2 electrons in the same orbital with the opposite spin। बच्चे अगर आप लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के अंदर रखने हैं, तो अगर आपके पास पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल के अंदर रखूँ और फिर तीसरे को एक के अंदर, जबकि अकॉर्डिंग टू हुंड रूल हमें ये कहता है कि आप लोग पहले सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे विद द सेम स्पिन, बजाय इस चीज़ के कि आप लोग पहले अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रखना शुरू कर दें। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ डील करना हुंड्स रूल का काम होता है, और इसी से आप लोगों को वैलेंसी के बारे में भी पता चलता है। ये भी याद रखिएगा, वैलेंसी के बारे में आपको हुंड्स रूल ही बताता है। Question number 38, the idea that molecules in gases are in constant movement is called the kinetic theory of gases। the SI unit for pressure जो है वो बच्चे पास्कल होता है। और question number 40 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि if both temperature and volume of gas are double then the pressure। बच्चे जनरली गैस इक्वेशन है कि PV is equal to nRT, और यहाँ पर हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो इट विल बिकम nRT over V। अब वो कहता है कि आपने टेम्परेचर को भी डबल करना है, मतलब टेम्परेचर को 2T कर दें, और वॉल्यूम को भी जो है वो आप लोगों ने डबल करना है, तो इसको 2V कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपके पास nRT over V आ जाएगा, मतलब वही प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, तो इट विल रिमेन्स अनचेंज। तो बच्चे ये हमारे पास नम्स पेपर 2023 था। होप सो कि आप लोगों की तमाम के तमाम जितनी भी क्वेरीज थी, जो भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग नम्स पेपर 2023 वो क्लियर हैं। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।